हेलो गाइस, स्वागत है आपका पारिक सर की क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस सी प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमें पता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इंट डेटा टाइप में वेरिएबल का यूज़ करते हैं। फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि इन टाइप्स की वैल्यूज़ तो स्टोर हो जाती है वेरिएबल्स में, अगर हमें वर्ड को स्टोर करवाना है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा, यहाँ बात ये आती है। तो सी प्रोग्रामिंग में इसकी फैसिलिटीज़ दी गई है। जैसे कि हमें पता है कि वर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ स्टोर होते हैं? कैरेक्टर एरे में। कैरेक्टर एरे का यूज़ जैसे कि पता है कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और लास्ट में नल लगने के बाद वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाता है। यानी कि लास्ट में नल लगता है तो ये माना जाता है कि इसके पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कंप्राइज होकर वर्ड बनाते हैं। तो आज मैं यही डिस्कस करना चाहूँगा कि स्ट्रिंग को समझने के लिए दो बातें ध्यान में रखना, उसको हम आगे जो है क्लेरिफाई करेंगे। तो स्लाइड्स से आगे जाने से पहले दो बातें ध्यान में रखना कि स्ट्रिंग इज़ अ वर्ड एंड स्ट्रिंग इज़ एड्रेस। ये चीज़ दिमाग में रखना कि स्ट्रिंग एड्रेस है या नहीं है, ये चीज़ हम आगे क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि स्ट्रिंग को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कैरेक्टर एरे क्या है, कि वन डायमेंशनल एरे है, और कैरेक्टर एरे में जब लास्ट में नल लगाते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेशन में आ जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाना हो या डिक्लेरेशन करवाना हो तो वो किस तरीके से होगा। इधर देखिए, तीन तरीके से करवा सकते हैं इस चीज़ को, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट आता है केयर नेम नाम का, हमने कैरेक्टर नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे यूज़ किया, साइज़ कुछ भी नहीं दी। और जब भी हमें पता है कि एरे में अगर हम कोई भी साइज़ नहीं देते हैं तो उस केस में इनिशियलाइज करना मस्ट होता है, अदरवाइज़ वो एरर शो करेगा। तो JOHN ये चार कैरेक्टर हैं और लास्ट में यूज़ कर लिया नल कैरेक्टर, अब ये बन गया वर्ड। क्लियर है? यानी JOHN नाम का, जॉन नाम का वर्ड क्रिएट हो चुका है। ये कैरेक्टर एरे, लेकिन लास्ट में नल अगर नहीं होता तो हम इसको जो है कैरेक्टर एरे ही बोलते हैं, ना कि स्ट्रिंग बोलते हैं। यही वजह है कि स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे नहीं कहा जाता। नल हटा दोगे तो कैरेक्टर एरे है, अगर नल लग गया तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो बेसिकली हम कभी भी कह देते हैं कि ये कैरेक्टर एरे के जैसा ही है। दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपली डबल कोट्स में वर्ड को लिखें और कैरेक्टर एरे में स्टोर करवा दें, तो यहाँ पर नल ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। जैसे लिखा हुआ सेकंड वाले पार्ट में केयर नेम डबल कोट्स में JOHN, यानी वर्ड नाम में करवा लिया, तो ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे ऊपर वाले में इनिशियलाइज करवाया गया है। तीसरा आता है पॉइंटर। जैसा भी मैंने बताया कि स्ट्रिंग इज़ एड्रेस, अपने माइंड में रखो इस चीज़ को। अगर इस चीज़ को माइंड में रखोगे तो डेफिनेटली स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, यानी 50% स्ट्रिंग समझ में आ जाएगा। हमने लिया कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर, और पॉइंटर को पता है कि पॉइंटर क्या काम करता है, कि इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सेम टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स। जहाँ पर कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है तो ये एड्रेस को होल्ड करेगा, और एड्रेस को भी हमने क्या माना, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को भी ये होल्ड कर सकता है सिंपली फॉर्म के अंदर। JOHN आराम से इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो गया। अब बात करते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, और इसको ज़रा ध्यान से समझना, ये मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर लिया, या हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लिया PTR, और एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवाई जिसका नाम है STR। क्लियर हो गया? कितने अगर STR 6 लिया है तो माइंड में आ जाएगा कि 6 कैरेक्टर इसमें स्टोर होंगे, और 6 कैरेक्टर के हमने के लिए ले लिया हेलो, तो HELLO, ये तो हो गया 5 कैरेक्टर।
लास्ट में हमने लिया नल कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। मेमोरी ब्लॉक में आप ध्यान से देखिए, जैसे कि बताया कि एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 6 ब्लॉक्स बने हैं और 6 ब्लॉक्स में यूज़ कर लिया HELLO और फिर ये नल। पहले ब्लॉक का एड्रेस है 1000, नीचे की तरफ लिखा हुआ है। फिर दूसरे ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि हमें पता है कि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो दूसरा एड्रेस क्या हो जाएगा 1001। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 1002, फिर 1003, 1004, 1005। ये 500 कैरेक्टर के लिए एक एक के डिफरेंस से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि एड्रेस की जब भी हम बात करेंगे तो ये पॉइंटर ही एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एड्रेस को होल्ड करता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात ध्यान में रखना कि जब भी कंटिन्यूअस मेमोरी के एड्रेस को फाइंड आउट करना है तो बेस एड्रेस पता होना मस्ट है। जैसे कि इस एग्जांपल के दौरान हेलो वाले वर्ड में H ब्लॉक का एड्रेस ही बेस एड्रेस कहलाया जाएगा, यानी कि 1000 बेस एड्रेस है, क्योंकि बेस एड्रेस से ही बाकी जो कैरेक्टर्स है उस वर्ड के उनके भी एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप्स। सपोज करिए कि कैरेक्टर अगर 2 बाइट लेता और बेस एड्रेस 1000 है, तब ई ब्लॉक का एड्रेस क्या होता? ऑब्वियस सी बात है, उस केस में ई ब्लॉक का एड्रेस होता 1002, क्योंकि कैरेक्टर हमने 2 बाइट का लिया है। इसी तरीके से एल का क्या होता है 1004। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो डेटा टाइप्स यूज़ किए जा रहे हैं या जो भी वैल्यूज स्टोर की जा रही है वो कितने बाइट मेमोरी ले रही है, एड्रेस उसी पर डिपेंड करता है। और जैसे कि हमें बेस एड्रेस पता है तो बेस एड्रेस को होल्ड करने का काम पॉइंटर ही करेगा। तो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर PTR जो है पहले ब्लॉक का एड्रेस को रिसीव करेगा और यहाँ पर स्टोर करवा दिया गया है। ये देखिए PTR में वैल्यू स्टोर हो गई 1000, और तो PTR की वैल्यू क्या है 1000 है। बात क्लियर हो गई। इनिशियलाइज और जब हम इसे डिक्लेयर करेंगे तो यूज़ करते हैं केर एस्ट्रिक PTR। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि PTR नाम का PTR नाम का पॉइंटर यूज़ हो चुका है, वैल्यू 1000 है। लेकिन जब हम एस्ट्रिक PTR लिखेंगे उसका मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस, यानी एस्ट्रिक PTR पर क्या हो जाएगा कि 1000 पर वैल्यू, तो 1000 पर वैल्यू कौन सी है H। तो PTR और एस्ट्रिक PTR में ये डिफरेंस है। और जब भी हम PTR में किसी भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाते हैं तो एड्रेस स्टोर होता है, और एड्रेस कौन सा स्टोर होगा, पहले ब्लॉक का एड्रेस स्टोर होगा। क्लियर हो गया। नहीं कि PTR में हेलो तो स्टोर हो चुका है, तो हेलो के साथ में पहले ब्लॉक का एड्रेस भी आएगा, दैट इज 1000। और PTR भी अपना में वैल्यू रख रहा है, उसका भी एड्रेस हमने यहाँ पर इमेजिन कर लिया 8000। क्लियर हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रोग्राम के केस में देखते हैं कि स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करवाएं। जैसे कि मैं बताया कि स्ट्रिंग जो है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम कैरेक्टर वाइज भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाया, नेम नाम का स्ट्रिंग लिया, इसमें JOHN लास्ट में नल है, और लूप चलाकर %C स्पेसिफायर का यूज़ करके और आई की वैल्यू को अपडेट करके प्रिंट करवा दिया, जैसे हम एरे में करते हैं। दूसरा तरीका है कि पॉइंटर के थ्रू हम कैसे करेंगे। जैसे कि मैं पता है कि पॉइंटर स्टार्टिंग वाला एड्रेस लेता है, तो यहाँ पर एस्ट्रिक PTR में जोन तो आ गया, यानी कि जोन तो आया ही आया, साथ ही साथ एज ए एड्रेस वो बेस एड्रेस भी होल्ड करता है। सपोज करो कि J की वैल्यू 100 है, J का एड्रेस 100 है, O का 101, H का 102, N का 103 और नल का 104, यानी कि यहाँ पर टोटल जो साइज़ होगी वो 5 होगी। एस्ट्रिक PTR का मतलब क्या हुआ, बेस एड्रेस की वैल्यू, बेस एड्रेस क्या है 100, यहाँ पर 100 पे वैल्यू क्या है J, तो यहाँ पर JOHN ये प्रिंट होता रहेगा। और यहाँ पर PTR में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, PTR में इंक्रीमेंट करवाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पर एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा। और एड्रेस में इंक्रीमेंट का मतलब हुआ कि लोकेशन चेंज हो जाएगी। पहले लोकेशन J की थी, और जैसे हमने पॉइंटर में इंक्रीमेंट करवाया यानी एड्रेस में इंक्रीमेंट, फिर वो लोकेशन पर पहुँच गया O पर, O की वैल्यू क्या हो जाएगी 101। इसी तरीके से H पर 102, N पर 103। और एस्ट्रिक PTR का जो हम यूज़ कर रहे हैं वाइल लूप के अंदर, यहाँ पर बता रहा है कि उस वैल्यू पर, उस एड्रेस पर वैल्यू यानी कि JOHN इसी तरीके से प्रिंट हो जाएंगे।
तीसरा तरीका बताया है कि स्ट्रिंग को डायरेक्टली भी प्रिंट करवाया जा सकता है। यहाँ पर याद रखना कि %C का यूज़ कैरेक्टर वाइज प्रिंट करवाता है और %S का यूज़ करेंगे जो पूरा वर्ड ही प्रिंट करवा देगा। यहाँ पर दोनों तरीके हमने बता दिए। stptr लिया, जोन लिया और एक नेम लिया, उसमें भी हमने जोन को इनिशियलाइज करवा लिया। और %S ptr का नाम कर दोगे तो ptr मीन्स एड्रेस स्टोर हो गया, एड्रेस मीन्स स्ट्रिंग स्टोर हो गई, तो जोन प्रिंट हो जाएगा और नेम से भी जोन प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है। और मैं बता दूं कि इसी तरीके ये तो हमने इनिशियलाइज करवाया। अगर यूज़र से इंटर भी करवाना हो, यूज़र से प्रिंट भी करवाना हो या यूज़र से इंटर करवाना हो तो प्रिंटर की जगह पर स्कैनफ का यूज़ करेंगे और नेम के पहले हम एड्रेस ऑफ नेम लगा देंगे। अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी ये माना जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग एज ए एड्रेस माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ देखते हैं कि स्ट्रिंग के बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस क्या क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं। और जब भी हमें स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ प्रोग्राम में करेंगे तो एक हेडर फाइल और यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं string.h, तो इन्हें हमें इंक्लूड कराना होगा। बेसिकली हम 6 ही फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और हर फंक्शन का अपना अपना रोल है। तो वन बाय वन हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन आता है strcpy और इसके 2 पैरामीटर हैं s1, s2। यहाँ पर s1 और s2 स्ट्रिंग है और यहाँ पर इससे क्या होगा कि s2 की वैल्यू s1 में कॉपी हो जाएगी। s2 में जो भी स्ट्रिंग होगा वो s1 में कॉपी हो जाएगी। s1 में अगर वैल्यू होगी भी तो भी वो ओवरराइट हो जाएगी। strcat s1, s2, इसमें क्या होगा कि s2 स्ट्रिंग s1 के बाद में जुड़ जाएगी, यानी कॉन्केनेट हो जाएगी और s1 की वैल्यू दोनों ही जो आउटपुट आएगा s1 में दोनों ही स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन होगा। strlen यानी कि स्ट्रिंग लेंथ का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स कितने हैं, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर नल कैरेक्टर ऐड नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। और ये वैल्यू भी रिटर्न करेगा इंटीजर फॉर्म में ही, और इसे स्टोर करवाने के लिए इंटीजर वेरिएबल ही चाहिए। फोर्थ आता है strcmp, यानी कि जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रिंग को कंपेयर करवाना है, दो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है, कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग cmp का इस्तेमाल होगा। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो वैल्यू रिटर्न होगी 0, अदरवाइज वैल्यू नॉन ज़ीरो स्टोर होगी। माइनस में आती है तो ये माना जाता है कि s1 की वैल्यू s2 से छोटी है, और अगर 0 से बड़ी आती है तो माना जाता है कि s1 की जो लेंथ है वह s2 से बड़ी है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ की बात आ रही है, यहाँ पर वैल्यूज़ ASCII वैल्यू को लिया जाएगा। फिफ्थ वाला जो फंक्शन है वह strchr, ने स्ट्रिंग में कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। अगर मैं किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट अकरेंस कौन सी पोजीशन पर आ रहा है उसी पोजीशन के पॉइंटर को वो ये भेजता है। तो यहाँ पर पैरामीटर s1, ch, तो ch कैरेक्टर को शो कर रहा है और s1 स्ट्रिंग को शो करेगा जहाँ पर कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से str यानी कि स्ट्रिंग में से किसी एक स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है, यानी कि स्ट्रिंग का साइज माना कि 10 है और 3 साइज की स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है। या s1, s2 यानी कि s2 को फाइंड आउट करना है s1 में। तो जब पहली बार में जो आ जाएगा तो फर्स्ट अकरेंस में आएगा, ये चीज़ मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 टाइप की स्ट्रिंग ली है str1, str2, str3। str1 में इनिशियलाइज करवाया है हेलो, str2 में इनिशियलाइज करवाया वर्ड, str3 ब्लैंक है। यहाँ पर कॉपी करवा रहे हैं str1 में str3 की वैल्यू कॉपी करवा रहा है, तो हमने strcpy का यूज़ किया str3, str1, यानी कि क्या हुआ कि str1 में str3 की वैल्यू str1 की स्ट्रिंग str3 में कॉपी हो जाएगी, यानी अब str3 की वही वैल्यू होगी जो str1 की है और इसे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे। दूसरा आता है कॉन्केटिनेशन str1 एंड str2, यानी कि str1, str2 लिया तो str1 की वैल्यू str1 और str2 के कॉम्बिनेशन से बनेगा और str2 सेम हो जाएगी और प्रिंट भी हम इसी तरीके से करवा देंगे। स्ट्रिंग की लेंथ हमें निकालनी है तो str1 की लेंथ है 5, str1 की लेंथ कितनी है HELLO हेलो और वर्ड, क्योंकि हमने कॉन्केनेट कर लिया तो यहाँ पर लेंथ हो गई 10 और यही लेंथ लेन नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी और इसे हमने प्रिंट करवा दिया। तो जहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, हमने स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ क्यों किया। उसका एग्जांपल आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि पहली बात यह है कि str1 इन असाइन फ्रॉम str2 ये काम नहीं करता, क्योंकि एक स्ट्रिंग
मैं दूसरी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज नहीं करवाया जा सकता। यही वजह है कि अगर हमें करवाना है तो हम strcpy का यूज़ करेंगे, फंक्शन का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों हमने कहा ऐसा? अब बात समझिए कि हमने कहा था कि स्ट्रिंग को हमने एज ए एड्रेस माना, तो एड्रेस माना है तो एड्रेस दूसरे एड्रेस में कॉपी नहीं हो सकता। दूसरा केस str इक्वल टू str2, ये भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग कंपेयर नहीं करते। जैसे कहता है कि एड्रेस आपस में कंपेयर करवा ही नहीं सकते हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि कंपाइलर के द्वारा ये माना जाता है, ये काम हो नहीं सकता, इसलिए ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है ptr एसन फ्रॉम str, यहाँ पर ptr पॉइंटर है, तो डेफिनेटली पॉइंटर तो एड्रेस को होल्ड कर ही सकता है ना। तो एड्रेस क्या है? स्ट्रिंग है, तो ये काम करेगा। str फिर abc वर्ड को हम स्टोर करवा रहे हैं, ये भी करेगा क्योंकि abc भी एक तरह से स्ट्रिंग है। ptr str abc ये नहीं करेगा क्योंकि ये भी एक तरह से स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में इनिशियलाइज करवाया जा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। strcpy का इस्तेमाल होगा। ptr में हम abc करवा सकते हैं क्योंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर एड्रेस को होल्ड करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई हो कि स्ट्रिंग को एड्रेस हमने कहा क्यों। तो नोट में ये चीज़ करिए कि स्ट्रिंग को काम एड्रेस की तरह करता है लेकिन एड्रेस है नहीं, याद रखना ये चीज़। ये टेक्निकली वर्ड है और समझने के लिए हमें एड्रेस अगर मान के चलेंगे स्ट्रिंग को तो ये काम हो जाएगा, अदरवाइज ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू टू मच।